Okay. Good morning, all of you students. In the previous video lecture, Morning, sir. we have discussed about the tension member and particular the splice member in the tension, how to design steps in the particular splice, and the later on the we discuss also about the one of the a part of the tension member is lug angle, LUG, lug angle, which is the क्या होता है to reduce the connected length and to distribute the load to part man member जो है उसका लोड कुछ बियर करता है और mainly mostly यूज होता है connected जो length होती है उसको reduce करती है. Then we have also go through the one numerical problem which is analysis problem of tension member. Now coming to the particular yesterday in the lecture we have discussed about the numerical problem for plate section. Yes or no? Yes, Yeah, sir. already about the plate section और plate sections में अपन ने normally all things of clear means अपन ने क्या क्या check किया था कि particular design member की design जो sorry tension member are check in the cross yielding, net section rupture and blocks here. And finally अपन ने उसमें जो minimum value थी there we call the design strength of this particular tension member. Now coming to the today lecture, our focus on the two numerical problems. One is analysis problem on the angle section. Second is a design of a particular tension member. Okay, तो इन दोनों से आपके concept clear हो जाएंगे. Second angle section में one of the also check for particular जो TDN जो value होता है, net section जो है वो also check for shear lag effect, beta effect जो है वो भी include होता है. That's why I'm consider these questions. एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपना रहेगा डिजाइन ए मेंबर की मान ये जो डिजाइन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ कमिंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, सबसे रीड आउट करना, फिर उसके बाद में क्या क्या गिवन है, फिर उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या अपने को टूल्स या फिर क्या क्या अपन को इसमें कोड की कौन से क्लॉज की जरूरत पड़ेगी. ओके, हम नाउ स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट, ए सिंगल अनइक्वल एंगल. अनइक्वल एंगल मींस कि उस एंगल के दोनों जो एज हैं वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट मींस सेम लेंथ के नहीं है. और अगर ये इक्वल होता दैट मींस इट मे बी 90 by 90 इनटू थिकनेस. इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन दिस वार दी रोल्ड सेक्शन होता है. तो रोल्ड सेक्शन में 90 उसकी एक पर्टिकुलर लेग की डिस्टेंस लेंथ है और 60 mm जो है उसकी अपोजिट जो एंड आउटस्टैंडिंग एज वो उसकी विड्थ है. नाउ कमिंग टू दी इज कंसीडर टू ए 10 mm गजेट प्लेट मींस ये कनेक्शन जो है वो 10 mm गजेट प्लेट से किया हुआ है. ओके, देन एट द एंड्स विथ कौन से 5 numbers of 16 mm bolts to transfer tension means नंबर ऑफ बोल्ट जो है n इक्वल टू 5. ओके, 5 बोल्ट से ये क्या है, ये कनेक्टेड है, इसकी कनेक्शन डिटेल्स है. फाइंड आउट या डिटरमाइन दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल मींस एंगल की आपको टीडी की वैल्यू निकालनी है. ओके, ये फाइंड आउट करना है. इफ द गजर प्लेट इज कनेक्टेड टू 90 mm लेग. आया समझ में कि जो एंगल सेक्शन है वो उसका कौन सा लेग गजेट प्लेट से कनेक्टेड है, 90 mm वाला rather than 60 mm. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब फिगर को ध्यान से देखो. ये दे आर दी 5 नंबर्स बोल्ट है, इसकी एंड डिस्टेंस भी दे रखी है और इसके बीच में पिच जो है वो भी दे रखी है 4 times of the 50 means 1 2 3 4 स्पेस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. नाउ कमिंग टू दी जी. जी जो पॉइंट है पर्टिकुलर ये एंगल सेक्शन के लिए यहां से शो कर रखा है कि इस वाले एज से पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द बोल्ट जो है वो जी. यू वांट टेक दी दोनों जी की दोनों वैल्यू दे रखी है कि अगर आपका 90 mm जो लेग है वो कनेक्टेड है तो आप 50 mm एज्यूम करोगे
और इसका अपोजिट अगर स्मॉल वाला जो लेग था एंगल का वो अगर कनेक्ट होता तो 30 mm कंसीडर करना। ओके, तो नाउ कमिंग स्टार्ट दी क्वेश्चंस। कैसे करेंगे कौन बताएगा? कि इसने फाइंड आउट करना है अपने को टीडी, डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? TDG बस। टीडीजी और TN और TD। टीडीएन और टीडी, और फिर उस उनमें से इनमें से मिनिमम होगा डिजाइन फाइन स्ट्रेंथ ऑफ दी। एंगल सेक्शन हो जाएगी। ओके, तो सबसे यस पहले सर। स्टार्ट एनालिसिस एनालिसिस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने को यही करना है कि अगर ये पूछ रहे हैं डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैलसी साथ में रखना, टीडी इक्वल टू मिनिमम ऑफ टीडीजी, टीडीएन एंड टीडीबी। ओके, in gross area, critical area consider, rupture and block shear strength, TDB1 and TBD2. Okay, now coming to the using IS 800 2007 section number 6 सबसे पहले टेंशन मेंबर कि अपन टेंशन मेंबर के एनालिसिस कर रहे हैं तो सेक्शन पूरा कंसीडर करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, स्ट्रेंथ governed by yielding of क्रॉस एरिया या सेक्शन, जिसको किससे डिनोट करते हैं? टी डी जी, और क्लॉज नंबर 6.2। ओके, तो वो क्या है? एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट ए जी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है स्टील ग्रेड इज Fe410, दैट मींस अगर Fe410 है, अल्टीमेट स्ट्रेस इज 410 megapascal and yield stress is 250 megapascal। ओके, देन और क्या चीज कनेक्ट कर रखी है कि 90 mm जो है वो पर्टिकुलर 90 mm जो लेग है वो कनेक्ट है गजेटेड प्लेट्स। ओके, नाउ कमिंग टू दी एजी वैल्यू। अब एजी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था ये एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन बताएगा? फॉर दी एंगल सेक्शन के लिए अपन ने क्या क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था? एंगल सेक्शन का अगर एरिया निकालना है तो क्या करते हैं अपन? बताओ बताओ। एक हाथ से क्लैप नहीं होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। अगर आपका रेस्पॉन्स होगा तो और अच्छे से ज्यादा है ना, आपने पढ़ने में मजा आएगा, है ना? बताओ बताओ। मैंने क्लास में बता रखा है, जब ब्लॉक शियर फेलियर या उस टाइम पढ़ा रहा था 3D तो एंगल सेक्शन के लिए मैंने बताया था बीटा फैक्टर निकालने के लिए सर B/T। तो B/T is it consider for the plate section not angle section। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, आप एरिया निकाल के दो मेरे को। सबसे पहले इसका एरिया निकाल के दो, अज्यूम ये स्क्वायर एज है। ओके, इसका एरिया निकाल के दो फटाफट। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, एक रेक्टेंगुलर मान लो, दो यस दो रेक्टेंगुलर आएगा।
मेरे को तो एजी की वैल्यू निकालो आप पेपर में, या फिर आप कैलसी में निकाल के दो मेरे को। बताओ बताओ। अरे दो ये रेक्टेंगुलर के एंगल नहीं पता क्या आपको? ये रेक्टेंगुलर के एंगल निकाल, ये इसका एरिया निकालना है। दो रेक्टेंगुलर है, कितना आया? एजी की वैल्यू कितनी आई? सर थिकनेस कहाँ है? थिकनेस 6 mm, ये रहा देखो। एंगल सेक्शन कैसे देखते हैं? सर 270 mm है सर। कितना आया? 860 ये सतीश 864 mm सर। ये राइट आंसर है। चेक धर्मेंद्र योर आंसर। अब देखो इसमें एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको लेते हैं सेंटर लाइन एरिया। सेंटर लाइन एरिया का मतलब है कि यहां से यहां तक गए और यहां तक रुक गए, ठीक है। यहां तक रुकने के बाद में आपने ये वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहले 90 माइनस t/2, ये एक एज, ओके। फिर प्लस प्लस करना है आपको 60 माइनस 6/2, और मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना है 6। थिकनेस होगी ये, है ना। ये इसको मैं थोड़ा सा, अगर विजिबल नहीं हो रहा आपको तो इसको वापस प्लस कर देता हूँ, ताकि सेंटर लाइन मतलब यहां से यहां तक इसकी सेंटर लाइन की डिस्टेंस 90 माइनस 6/2, थिकनेस t/2 होगा। फिर इसकी यहां से इसके सेंटर लाइन से इसके एज तक डिस्टेंस, और उसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 6 से। और क्या कर सकते हैं कि 90 मान लो 90 मल्टीप्लाई बाई 6, ये एक एज की आ गई। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस बची 60 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, कैसे भी निकाल सकते हो आप एजी की वैल्यू। कोशिश ये करना सेंटर लाइन मेथड अज्यूम करना। और ये सेंटर लाइन मेथड अगर अज्यूम करोगे तो टीडीएन की वैल्यू और इनकी सबकी वैल्यू बहुत इजी से निकल जाएगी, नहीं वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। हेलो सर।
हेलो, यस सर। कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर, आपका स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके ओके, इट रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट है कि नहीं? ओके स्टार्ट। रिकॉर्डिंग आर ओके, एक्चुअली मतलब फोन से स्टार्ट करते हैं तो नेटवर्क, अगर किसी का फोन आता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द आवर मेन पॉइंट। तो इससे सेंटर लाइन जो एरिया है उससे आपको एंगल सेक्शन का क्या निकालना है, एजी, टी एन, सब कुछ। अब आते हैं सीधा सिंपल नेक्स्ट स्लाइड। टीडी इज इक्वल टू एफ बाई 250 डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। यस, सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, ओके, ओके, नाउ इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस Yes, sir. Visible. तो टीडीजी यहाँ से ध्यान रखना, ये जो टीडीजी की वैल्यू है ये सेंटर लाइन मेथड से निकालना है अपने को। और कोशिश ये करना फटाफट इसको किस तरह टी बाई टू माइनस करके और मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से। देन अब कितना आया, एजी की वैल्यू कितनी, 864, एम आई राइट? यस सर। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, ये फाइंड आउट करके दो। 196.36 किलोन्यूटन। वन 196.36। 196.36। अच्छा, 196.36, ओके ओके, 36 किलोमीटर, ओके, ये हो गया। नाउ कमिंग टू दी मूविंग सेकंड। सेकंड जो है वो है आपका क्लॉज नंबर यूज करना है 6.2.2 आई थिंक, बिकॉज ऑफ दी ये रहा सिंगल एंगल 6.3.3 है। ओके, 6.3.3 अपने को अज्यूम करना है, जिस ये क्लॉज कंसीडर करना है बिकॉज ऑफ दी रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ एंगल कनेक्टेड थ्रू दी वन लेग इज अफेक्टेड बाय शियर लेग। अभी अभी एंगल का जो कनेक्टेड एज है वो एक वन एज ही कनेक्ट है ना, सेकंड एज तो कनेक्ट नहीं है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. One eight. तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैंने याद भी कराया था, कैसे फॉर्मूला याद करने के लिए देखो कि टी डी एन फॉर द सिंगल कनेक्टेड एंगल सेक्शन इक्वल टू द रप्चर इन द कनेक्टेड एज। रप्चर किसमें होता है, एफ यू डिवाइडेड बाय गामा एम वन, और कनेक्टेड एज का नेट सेक्शन में ऑलवेज रप्चर होता है। देन बीटा इज अ शियर लेग इफेक्ट इन दी आउटस्टैंडिंग एज। आउटस्टैंडिंग एज में होती है यील्डिंग, गामा एम नॉट मल्टीप्लाई बाई ए जी ओ। आउटस्टैंडिंग एज का एजीओ है ना, हाँ, आउटस्टैंडिंग एज का ग्रॉस एरिया, नेट नेट सेक्शन एरिया ऑफ द कनेक्टेड एज। ओके, एंड अब बीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा, कौन किसको याद है बीटा का फॉर्मूला? 1.4, मैंने बताया था ना, ये दीवार में छाप देना इसको फॉर्मूले को। 1.4 फिर 0.0, 0.016। हाँ, W बाई टी सबसे पहले, यस। फिर एफ वाई बाई एफ। एफ वाई बाई एफ यू, फिर एक आएगा बी एस बटा एल सी, एल। और बीटा must be greater than 0.7 but less than its ultimate stress to the yield stress। अब इस वाले फॉर्मूले में ये 0.9 फैक्टर नहीं किया हुआ है, तो आपको 0.9 फैक्टर करना है ना, क्योंकि इसके केस में अगर अपन अज्यूम करें जब अल्टीमेट स्ट्रेस ले रहे हो तो कम से कम 0.9 फैक्टर इनटू हर हर बार आप 0.9 फैक्टर अगर कंसीडर करें तो इसमें भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट है ना। ओके, इसको कनेक्ट, इसको साथ में है ना, ये करेक्ट कर देना, वहां पे कोड में भी आप लिख देना। ओके, नाउ कमिंग टू दी फाइंड आउट एज। सबसे पहले ए एन सी फाइंड आउट करना है, ए जीओ फाइंड आउट करना है, फिर डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, और एल सी की वैल्यू।
तो इतनी सारी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब अपन को एंगल सेक्शन को देखना पड़ेगा कि एंगल सेक्शन कैसे कनेक्ट था। ओके, ये डिस्टेंस थी 60 mm, साथ में करेक्ट कराते रहना मेरे को। फिर ये है 90 mm और थिकनेस कितनी थी 6 mm, एम आई राइट? Yes, Yes. sir. ओके, नाउ कमिंग टू दी बोल्ट वाला पोर्शन। बोल्ट वाले पोर्शन में ये गजेटेड प्लेट, ओके, और ये बोल्ट का पोर्शन। बोल्ट में क्या बताया था उसमें कि फॉर अगर 90 mm अगर एज कनेक्टेड है तो इसका जी कितना है, कितना था 50 mm। 50 mm. ओके, तो जी हो गया इसका 50 mm। अब मैं मार्क कर रहा हूं, देखो ये है इसका कनेक्टेड एज, क्योंकि गजेटेड प्लेट से ये कनेक्ट है, और ये है इसका आउटस्टैंडिंग एज, लेग जिसको बोलते हैं, कनेक्टेड लेग, आउटस्टैंडिंग लेग। ओके, नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट आते हैं ए एन सी, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग ऑफ एंगल। तो एंगल के लिए कितना है 90, सबसे पहले 90 mm कनेक्टेड है। ओके, उसमें से माइनस करना है आपको ये डायमीटर ऑफ होल या डायमीटर ऑफ बोल्ट, Holes. होल करेंगे ना नेट सेक्शन में। तो अगर 60 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो डायमीटर ऑफ होल कितना होगा 18. 18 mm। वेरी गुड। तो 18 mm हो गया इसका डायमीटर, तो 18 mm इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, और सेंटर लाइन एरिया याद रखना, सेंटर लाइन एरिया निकालना है। सेंटर लाइन एरिया निकालने के लिए क्या करना है, t/2 से माइनस करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई टी। इसको जनरलाइज एक्सप्रेशन में मैं लिख देता हूं b माइनस एन मल्टीप्लाई बाई डी नॉट माइनस t/2 मल्टीप्लाई बाई टी। ये लिख लेना फॉर्मूला, ये इसको अपने नोटबुक में स्टार मार्क बना के लिख देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। b मतलब जितना इसकी विड्थ है, जो कनेक्टेड एज है उसमें से नंबर ऑफ बोल्ट्स के होल है वो सब्सट्रैक्ट करना है, और सेंटर लाइन एरिया निकालने के लिए इसकी सेंटर लाइन से इसके एज की डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो ए एन सी इक्वल टू ये वाली वैल्यू कितनी आई 414 mm square. 414। 4. ओके, अब आते हैं नाउ कमिंग टू दी सेकंड एरिया ऑफ ए जी ओ, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ एंगल सेक्शन। इसका मीनिंग ये है, पूरी लाइन याद रखना, वो होगी कि 60, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एग की लेग वो है, फिर ग्रॉस एरिया निकालना है, किसी तरह का सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। कौन सा सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, डायमीटर ऑफ होल, बट थिकनेस का करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर लाइन एरिया ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमेशा याद रखना, इसका सेंटर लाइन एरिया ही लेते हैं कंसीडर। ओके, Yes, sir. कितनी वैल्यू आई ये 342 mm square. 342 mm square। ओके, नाउ कमिंग टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू कंसीडर करना है आपको फॉर दी बीटा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो बीटा फैक्टर इक्वल टू 1.4 माइनस 0.76 W बाई टी FU बाई FY BS बाई LC। ओके, तो सबसे पहले W क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग लेग की यहां से यहां तक डिस्टेंस W, यस और नो? Yes. फिगर में क्या बताया, अगर भूल जाते हो तो बाय द हेल्प ऑफ IS कोड यू कैन आल्सो प्रिफर दिस। ये बोल्टेड कनेक्शन है, W यहां से यहां तक डिस्टेंस आउटस्टैंडिंग एज, कनेक्टेड लेग से आउटस्टैंडिंग एज की लेग होगी शियर लेग लेंथ, बोलते क्या बोलते हैं इसको W को
outstand leg width. Okay, now coming to the point, W की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 60 mm, 60 mm. T इक्वल टू 6 mm थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन। अब आते हैं BS की वैल्यू। BS की वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था आपको, BS की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, इसके एक्सट्रीम एंड से जाना स्टार्ट करना है अपनी डिस्टेंस, और उसको कहां तक एंड करना है, सेंटर ऑफ दी बोल्ट। ओके, यहां तक क्लियर। बीएस Yes. क्या है, बीएस है इसके shear leg width, means center line of the bolt connection to the outer edge तक। और बीएस निकालने के क्या करना है, डब्ल्यू यहां निकाल दिया, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाली, उसमें से अगर टी सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको टोटल सेंटर लाइन डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो सेंटर लाइन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीएस इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 60 प्लस, अब अपने को इस एज से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, जी गॉज लेंथ वो है 50 mm, माइनस सेंटर लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक t/2, फिर एक t/2। फॉर्मूला बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में जब ब्लॉक शियर फेलियर अपन कैलकुलेट कर रहे थे, तो t/2 माइनस t/2, तो कितना हो गया 60 प्लस 50 माइनस 6, 100, 104. कितना हो गया 104. 104. 104 mm। ओके, नाउ कमिंग टू दी गो टू दी LC। LC के लिए वी वांट टू फिगर, गिवन फिगर कौन सा था, फिगर जो 2 जो है, नहीं सॉरी, ये जो फिगर है उसमें LC निकालो। LC निकालने के क्या करना पड़ेगा, इस एज से इसके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वही क्या है, कनेक्टेड लेंथ। ओके, कनेक्शन लेंथ। तो LC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 4 टाइम्स ऑफ दी पिच, 4 टाइम्स ऑफ दी पिच इक्वल टू 200 mm। क्लियर। Yes, sir. तो LC की वैल्यू आ गई आपके पास 200 mm, और क्या बचा है, FU की वैल्यू 410, FY की वैल्यू 250। नाउ कैलकुलेट बीटा, बीटा वैल्यू कैलकुलेट करो, बीटा इक्वल टू 1.4, 0.76, W by T, FU by FY, BS by LC। 1.4 माइनस 0.76, W की वैल्यू कितनी 60 mm, and divided by 6 multiply by FU 410 divided by 250 multiply by BS। BS की वैल्यू कितनी थी, BS की वैल्यू कितनी थी 104. 104 divided by LC, LC कितना 200। 200. अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये 0.751. 0.751, Yes. वापिस चेक करो एक बार, ये तो कुछ और अलग आ रहा है। सही कैलकुलेट करना, डिवाइड करने के बाद में कैलकुलेट करके बताओ दोनों। So 0.7518. 0.751. नहीं ये तो नहीं आ रहा है, 1.4 माइनस करके देखो एक बार कितना आ रहा है,
1.4 माइनस ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? ये एफ यू बाई ना एफ वाई अपॉन एफ यू है ना, आई थिंक। सर 0.9 का मल्टीपल। हाँ हाँ हाँ, ये डिवाइडेड बाई यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई है ना एफ यू होता है, जहां तक मेरे को याद है। हाँ, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई एफ यू, दैट्स व्हाई वी आर योर आंसर आर करेक्टिंग टू रॉन्ग। ओके, तो ये डिवाइड आता है उसके अंदर, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे पता है स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज होता है इसमें, दोनों फैक्टर में। इस तरह याद रखना है, ये स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज फैक्टर, स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज फैक्टर, ये वाला फैक्टर जो है वो डब्ल्यू बाई टी होता है। तो एफ वाई अपॉन एफ यू, एफ वाई अपॉन एफ यू अब निकाल के दो। 250 डिवाइडेड बाय 400, 1.15 1.1 590 190, that means 1.16. okay, now check the beta, इसको बोलते हैं बीटा चेक। बीटा चेक की मिनिमम वैल्यू 0.7 से ज्यादा। ओके, 0.7 से ज्यादा है। now coming to the maximum value, maximum value 0.9 fu divided by gamma m1 fy divided by gamma m0, तो 0.9 multiply by 410 divided by 1.25 divided by 250 divided by 1.1, ये कितनी वैल्यू आई? जल्दी फाइंड आउट करो, एक जना तो तैयार होना चाहिए, क्योंकि आगे टेंशन मेंबर की एक डिजाइन क्वेश्चंस भी करना है। 1.07 1.07, यस तो अब आपको बीटा क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू? 1.07 हाँ, 1.07 कंसीडर बीटा वैल्यू। ओके, नाउ कमिंग टू दी our main interest is TDN. TDN equal to 0.9 FU divided by gamma M1 multiplied by ANC plus beta multiplied by FI gamma M0 multiplied by AGO, ये अपना मेन इंटरेस्ट था। तो 0.9410 गामा M1 1.25, ANC की वैल्यू कितनी आई थी? 414 या 414 ओके, प्लस बीटा 1.07, FI 250 डिवाइडेड बाय 1.1, और AGO की वैल्यू कितनी आई थी? 342 342, और इसको पूरे ब्लॉक में बंद कर दो और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ वैल्यू कितनी आएगी फाइनली? कितनी आई वैल्यू? 205.37 205.37 05.37 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। ओके, तो अपन ने दो जो डिजाइन स्ट्रेंथ है ड्यू टू ग्रॉस यील्डिंग और दूसरा नेट सेक्शन रप्चर या फिर रप्चर स्ट्रेंथ जो क्रिटिकल सेक्शन, वो अपन ने फाइंड आउट कर दी। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ड्यू टू, इसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर जो कनेक्टेड एज है वो ब्लॉक शियर फेलियर हो सकता है। ओके, अब ब्लॉक शियर फेलियर करने के लिए मैं आपको वापस फिगर पे लेके जाता हूँ, इसमें जो अपन ने
इसमें देखना ब्लॉक शियर फेलियर का मतलब क्या है, कंसीडर क्या करना है ब्लॉक शियर फेलियर में कि ड्यू टू दिस ये पर्टिकुलर टेंसाइल फोर्स टी की वजह से, ट्यू जो फोर्स है वो लगने की वजह से ये जो ब्लॉक है एंगल सेक्शन को ऐसे वैसे होते यहां से कटने के बाद में, तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक क्या क्या हो सकता है, ये जो सेगमेंट है वो इस गजेट प्लेट के कनेक्ट हो और ये एंगल सेक्शन जो निकल सके। और दूसरा कोई भी ब्लॉक बन सकता है, बट मोस्टली प्रिफर्डली ये वाला ब्लॉक ही होगा, क्योंकि अगर मान लो ये वाला यहां से यहां तक, यहां से अगर कट होता है तो वो स्मॉल है, अगर यहां से यहां तक आप कट करोगे तो इतना बड़ा ब्लॉक जो है वो थ्रू आउट ना इसको कनेक्ट करेगा। अगर यहां से यहां तक अगर कट होता है तो दैट मीन्स ये तो कनेक्शन होंगे, तो यही डायरेक्टली अपन वी कैन से 1 फिर 2 और 3। तो ये जो पाथ है इसका शियर पाथ ब्लॉक शियर फेलियर का, वो अपन को देखना है। ओके, आया समझ में? तो Yes. मतलब अब अपने को क्या करना, कंसीडर कि ये जो अपना एंगल सेक्शन था उसमें TU और ये 90 mm जो एज थी वो कनेक्टेड थी 90 mm। ओके, सबसे पहला जो वोल्ट है प्लस मार्क करके रखना, प्लस 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 और प्लस, टोटल 5 ही है ना वोल्ट। टोटल नंबर ऑफ वोल्ट कितने थे, 5। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी 30 mm और फिर 4 इंटू 50 यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में भी कितनी 50, फिर 50, फिर 50। अब आते हैं अपन फेलियर, इसका फेलियर करने के लिए अपन को यहाँ से ये जो शियर पाथ जो है वो इस तरह से होगा और ये इसके पर। तो मैंने कल क्वेश्चन जब किया था तो बताया था आपको सबको कैसे कि इस फोर्स के पैरेलल जो प्लेन होगा वो क्या होगा, टेंसाइल या शियर प्लेन। कौन सा शियर प्लेन होगा? शियर पैरेलल वाला शियर है सर। हाँ, शियर प्लेन होगा 1 से 2 और 2 से जो 3 है प्लेन, टेंसाइल। जो पाथ है वो है आपका टेंशन प्लेन। ओके, नाउ अब आ जाओ अपने फॉर्मूला TD1, शियर यील्डिंग प्लस टेंसाइल रप्चर। टेंसाइल रप्चर। शियर यील्डिंग में क्या करते हैं, Fy डिवाइडेड बाई √3 गामा m0। और अब अपने को यील्डिंग किस में होती है, ग्रॉस एरिया में, तो ग्रॉस एरिया में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, AV तो शियर, फिर G प्लस रप्चर, रप्चर के लिए 0.9 फैक्टर इनटू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा m1। और टेंशन किस में हो रही है, रप्चर किस में होता है ऑलवेज, नेट सेक्शन में। ओके, अगर ये मेरे जो ये फंडामेंटल जो ये क्लियर कंसेप्ट है ना, अगर आपने ये सीख लिए ना तो अपने फिंगर पे होगी ये स्टील, मतलब अपने को कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है। मतलब आफ्टर 10 इयर्स के बाद भी अगर आपको बोलो कि ये फॉर्मूला डिराइव करो तो यू कैन इजीली डिराइव, यस और नो, इतना तो कर सकते हो ना आप। Yes. मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाने का फायदा तो मिले मेरे को, कि मैं 10 साल के बाद भी मिलूं आपको तो ये पूछूं कि बताओ कि ब्लॉक शियर फेलियर में कैसे फॉर्मूला डिफाइन होता है। ओके, अब आ जाते हैं AVG पे। शियर प्लेन जो है उसका अपन को ग्रॉस एरिया निकालना है, तो इसकी थिकनेस तो 6 mm दे ही रखी है। यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालो, के लिए क्या करेंगे, 50 50 50 4 टाइम्स 50 प्लस 30 230 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, कितना आया, एवीजी कितना आया, 100 380। नो नो। 10380। यस सर। ओके, अब इसी का ना एक बार टेंशन ये रप्चर, ये क्या कहते हैं इसको, नेट एरिया भी निकाल दो शियर में, ताकि थोड़ा इजी हो जाता है। बोल्ड माइनस। हाँ, तो टोटल लेंथ कितनी थी, 230 माइनस 1 2 3 4
4 तो डायरेक्टली डी नॉट माइनस एक और कटेगा, कौन सा? डी नॉट बाई आप 2, यस और नो? क्लियर? यस सर। तो इसकी वैल्यू निकालो, 230 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 18 डायमीटर, इसका 18/2 मल्टीप्लाई बाई पूरे फैक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए वी एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एट कितनी आई नाइन्टी बेटा? फोर 890 890 94 mm 94 mm स्क्वायर। ओके, 894 mm स्क्वायर आ गई इसकी। एट 94 mm स्क्वायर आ गया। और अब अपने को निकालना किसके लिए? अब टेंशन, टेंशन वाले के लिए, टेंशन के लिए रप्चर भी निकालना है। रप्चर मतलब नेट सेक्शन एरिया और ग्रॉस एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले टेंशन वाले के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और यहां से यहां डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास में एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस जी की वैल्यू 50 कितनी है? 50 50 mm। तो 50 टोटल 90 में से 50 निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 40 40 mm। तो ए टी एन नेट एरिया और ए टी जी, तो टीजी के लिए तो डायरेक्टली क्या करना है? 40 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 240 mm स्क्वायर। और इसमें करना है आपको 40 माइनस कितना करूं? 9 माइनस कितना करूं? 9 d/2। यस यस, ये कितना आ जाएगा? 186। 186 186 mm। तो अपने को ब्लॉक शियर में एक्चुअल में यही परेशान करता है, हमेशा याद रखना। ये जो एरिया जो है ना, ये परेशान करते हैं अपने को। तो ये परेशानी ना हो इसलिए फिगर बना के हाथों हाथ फाइंड आउट कर लो। तो TDB1, ओके। कौन फॉर्मूला बताएगा? शियर यील्डिंग। शियर यील्डिंग मींस Fy डिवाइडेड बाय गामा m नॉट मल्टीप्लाई बाय Avg प्लस, और टेंशन में टेंशन रप्चर Fu डिवाइडेड बाय गामा m1 मल्टीप्लाई बाय Atn। और इसकी वैल्यू निकालो, 250 डिवाइडेड बाय √3 1.1 मल्टीप्लाई बाय AVG। AVG मतलब ग्रॉस एरिया इन दी शियर 1380, यस और नो? 0.9410 कितना था? यही था ना एरिया, आपने कैलकुलेट किया था ना एवीजी। यस सर तो 0.9410 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय नेट एरिया निकालना है इसमें। नेट एरिया 186 था, कितना था? 186। 186 ओके, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अब अपने पास में आ गया TDB1। इसकी वैल्यू निकालो, तब तक मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपका नेक्स्ट। TB2, TB2 होता है शियर रप्चर प्लस टेंसाइल यील्डिंग। रप्चर हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस पे, Fu डिवाइड बाय √3 गामा m1 AVN रप्चर नेट सेक्शन में, टेंसाइल मींस बाई यील्डिंग गामा m नॉट ATG। हाँ, कितनी वैल्यू है इसकी? 235.97 किलोमीटर 0.97 किलोमीटर। इस वाले वैल्यू में निकालो, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 410 डिवाइडेड बाई √3 गामा 2.5 एवीएन। एवीएन की वैल्यू कितनी है? 894 894 1.1 8 टीवीजी आ जाएगा। कितना था? 240 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसकी वैल्यू निकालो।
मैं इसमें सिर्फ टेंशन मेंबर में थोड़े क्वेश्चंस करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कंप्रेशन मेंबर में थोड़ा कम क्वेश्चन कराऊंगा, और वो उसमें थोड़ा एक्चुअल में क्या, जब आप अपना कोविड नॉर्मल या फिर मैं वीडियो लेक्चर से उसको समझाऊंगा कि नॉर्मली ना पूरा स्लाइड लेके, मतलब उसमें क्या कोड की बहुत सारी चीजें काम आती है, तो उसके क्या मैं कोड को है ना पहले इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें व्हाइट बोर्ड में, फिर उस व्हाइट बोर्ड में जो कोड के क्लॉज है या फिर जो सेक्शन है उसको कैसे यूज करना है वो पहले सिखाऊंगा। उसके बाद अपन है ना उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको दूंगा। ओके, ये कितनी आई वैल्यू? 206.90 0.90 किलो न्यूटन। ओके, किलो न्यूटन। तो ये कितनी आ गई? टीडी बी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी मिनिमम। इस दोनों में से मिनिमम कौन सी है? ये वाली, यस है सर। ना? तो इसका मतलब शियर रप्चर होगा इसके अंदर और टेंसाइल यील्डिंग। मोस्टली देखना टेंसाइल मेंबर में ना ये वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, यही सबसे लोएस्ट इसमें ब्लॉक शियर फेलियर काउंटर होता है। ओके, और अब अपने को फाइनली उसने क्या पूछा था? डिजाइन टेंसाइल strength of unequal angle ISA 9066 mm TD equal to minimum of TDG, TDN और TDB1। कितनी वैल्यू थी ये? मिनिमम ऑफ दी TDG की वैल्यू कितनी थी? 196 के आसपास। 196 36 ओके। एंड TDN कितना था? 205.61 और 206.90 20690। कितना अप्रोक्सीमेट है, मतलब बहुत क्लोजली आंसर आए हैं सबके। और इससे सबसे मिनिमम किसमें, कि मतलब आपका जो एंगल सेक्शन है वो क्रॉस यील्ड हो जाएगा सबसे पहले, बाकी नेट सेक्शन रप्चर और सब में बाद में होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्रॉस यील्डिंग। आया समझ में पूरा क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो इस तरह एक एनालिसिस प्रॉब्लम फॉर द एंगल सेक्शन इन अ टेंसाइल ये अपन ने कवर किया आज। ओके, नाउ कमिंग टू दी टुडे सेकंड पार्ट इज अ डिजाइन प्रॉब्लम। तो डिजाइन प्रॉब्लम के लिए एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव रहे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर बाय द हेल्प ऑफ एक तो स्ट्रक्चरल हैंडबुक नंबर 1 और आईएस कोर्स से अपन डिजाइन करते हैं टेंशन मेंबर की। क्या करेंगे? डिजाइन। ओके, और एक क्वेश्चन जो है आपका लग एंगल का वो रह जाता है, और लग एंगल का क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि मैंने उसके स्टेप्स लिखा रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। डिजाइन ए single angle section for tension member of a roof truss to carry a factor tensile force। TU की वैल्यू दे रखी है अपने को 225 किलोमीटर। The member is subjected to the possible reversal stresses due to action of wind। ये कुछ किसी को लाइन याद आ रही है? ये लाइन कहां से उठा के रखी है? मतलब ये क्या बोल रहा है? वेक्टर किसके लिए बोला है ये? K1 और K2 K1 और K2 फैक्टर नहीं, वो उसके लिए स्लेंडरनेस के लिए, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा KL बाई आर। ये कहीं कहीं वहां से टेबल नंबर जो थी ना, तो वहां से वहां से देखा होगा आपने। टेबल नंबर 2 है, कौन सी है शायद तक, तो उसके अंदर स्लेंडरनेस रेशियो मतलब मैंने डिजाइन में सबसे लास्ट में एक स्टेप लिखा था ना, क्या? चेक दी स्लेंडरनेस रेशियो डिफ्लेक्शन। तो उसके टेबल लिए नंबर 2। स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड के लिए
तो पहली वैल्यू क्या थी 180, फिर 350, फिर 400। तो 180 में अदर देन विंड और सिस्मिक लोड से अगर आपका रिवर्सिबल स्ट्रेस जनरेट होते हैं तो 180 लिखना होता है, और अगर ड्यू टू विंड और सिस्मिक लोडिंग से रिवर्सिबल स्ट्रेस जनरेटेड होते हैं तो 350। दैट मींस अपने केस में के की वैल्यू जो लैम्डा की वैल्यू जो है वो शुड बी लेस देन 350 आना चाहिए। ओके, ये हो गया अपना साइड वर्क। अब हो गया, अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ द मेंबर, एल की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, यूज 20 mm सॉप बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर द कनेक्शन। कनेक्शन की डिटेल दे रखी है कि आपको M20 mm जो साइज है बोल्ट और उनका जो ग्रेड है वो 4.6 है, और स्टील का ग्रेड दे रखा है Fe410। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को क्या करना है कि गिवन जो डेटा है उसमें से फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले स्टील ग्रेड कितना, 410, इसका मतलब उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस लिखना 410 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेस लिखना 250 मेगापास्कल, देन गिवन दैट बोल्ट ग्रेड 4.6 दे रखा है, तो एफ यू बी कितना होगा भाई, बताओ बताओ। एफ यू बी ग्रेड, ग्रेड को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें पता होगा आपको, 0.6 कितना होगा एफ यू बी अल्टीमेट स्ट्रेस, 4 सिर्फ 4 ही। अरे 400 सर। ऐसे कैसे बोल सकते हो, पहले डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो वैल्यू आती है उसको उसको ना जो नेक्स्ट डेसिमल उससे। और 240। अरे बाप रे, आप तो बहुत 240 240 मेगापास्कल और 400 मेगापास्कल। ओके, तो यहां तक क्लियर। अब अपन को मैंने बताया था क्या क्या करना है अपन को। स्टेप वन में क्या बताया था, क्रॉस एरिया ऑफ द एंगल रिक्वायर्ड कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन यील्डिंग, बताया था ना कि टीयू यस को सर। कर देना है टीडीजी के बराबर। टीडीजी अपन को वेरी वेल नो, एफ आई अपॉन गामा एम नॉट मल्टीप्लाई बाई एजी। यहां से एजी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एजी इक्वल टू टीयू, टीयू की वैल्यू दे रखी है 225 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया मैंने, फिर डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू एफ वाई 250 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आएगा आपका mm स्क्वायर में। ओके, कितना आया ये, कितना आया वैल्यू ये एजी की वैल्यू, 990 990 mm स्क्वायर। फिर क्या बताया था, इंक्रीज एजी वैल्यू 20 to 30%, कुछ 25% था या 20 to 30% था, 25 to 35। 35%। तो लेट्स अज्यूम AG dash equal to 1.25 multiply by 990, कितनी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई ये, 1000 हाँ 237.5 15 point 237.5
Yes. 237. 0.5 mm square. ओके, यहां तक क्लियर। अब ठीक है, अब लिखना है assuming या considering a equal angle section, choose from structure handbook number 1। तो हैंडबुक नंबर 1 में चलने के लिए अपन को चलना पड़ेगा इस वाले, ये है आपकी क्या, स्ट्रक्चरल हैंडबुक, जो कि मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी सेंड कर रखी है। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हैंडबुक नंबर 1। और ये नॉर्मली स्टील स्ट्रक्चर के लिए सेक्शन जो है उसको, उसकी डिटेलिंग जो है वो फाइंड आउट करने के लिए होती है। ओके, स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस के लिए ये SP61 जो है वो कंसीडर करते हैं। अब अपने को जाना है एंगल सेक्शन लेना है। ओके, तो ये अभी आई सेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब आई सेक्शन अपन को नहीं लेना है, आई सेक्शन नहीं लेना है अभी, अभी चैनल सेक्शन भी नहीं लेना है, चैनल सेक्शन भी नहीं लेना। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल्स। ओके, इक्वल एंगल दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले देखो कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया 1.12 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, mm स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, यस और नो? Yes. तो अब देखो यहाँ पे देखो, 100 से मल्टीप्लाई करते रहो और चेक करते रहो। ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1100। अभी तक अपने पास में 1100 नहीं है, अपने को रिक्वायर्ड कितना है, 1237 से जो ज्यादा होना ही होना चाहिए। Yes. ओके, तो और आगे जाओ, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आगे आपके पर्टिकुलर इक्वल सेक्शन के सेम टू सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेम टेबल है ना। वापिस यहाँ से 70/70, ये अभी तक एरिया आया 1300, तो लगभग 70 के आसपास में आ गया एरिया और थिकनेस है लगभग 10 mm। ओके, कुछ पता चला? Sir, ISA it's second. हाँ, वापिस बताओ। 80/80 का सेकंड नंबर सर 12.21। हाँ, 12.21, लेकिन अपने को 12.37 भी चाहिए, तो अपन को मोर देन एरिया कंसीडर करना है। तो वी कैन Okay, sir. कंसीडर, हाँ, उससे ज्यादा एरिया लेंगे तभी तो वो सेफ होगा। ये तो मिनिमम वैल्यू है अभी। ओके, तो अपन कंसीडर कर सकते हैं भाई 70/70 में लगभग ये 1300 आएगा। तो थोड़ा हायर सेफ में चलेंगे ताकि वो अपना सेक्शन ये नहीं हो। तो उसके लिए अपन वी कैन यूज दी 75 और लगभग 10 mm की थिकनेस ले लेते हैं। यस और नो? Yes, sir. है ना, 10 mm की थिकनेस पे 70/70 mm का अपन एक एंगल सेक्शन ले लेते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? और वी कैन आल्सो यूज दी 90/90 और 8 mm का ले सकते हैं, ये ले लेते हैं क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट और ज्यादा सेफर साइड में है। ओके, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, आपको ट्रायल करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ एक बार कंसीडर करना है। तो एक बार कंसीडर करने के लिए आप बड़ा से बड़ा ये इक्वल एंगल सेक्शन ले लो। तो लेस ISA 90/90 और 8 mm का अपन क्या ले रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, 90/90 8 mm का ले रहे हैं अपन। कंसीडर ISA एंगल सेक्शन 90/90 और 8 mm थिकनेस, और उसका ग्रॉस एरिया जब डिजाइन करते हैं तो अपन को जरूरत ही नहीं होती है, लिखा रहता है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ग्रॉस एरिया है कितना, 1379 mm स्क्वायर, है ना, 13.79 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ओके, तो ये भी स्ट्रक्चरल हैंडबुक जो है ये भी इसका प्रिंट आउट करना, क्योंकि आपको एग्जाम में
दी जाएगी, मतलब आप यू कैन परमिट होगा आपको इसको यूज करने का। ओके यस सर। तो अब एजी की वैल्यू आ गई अपने पास में, एंगल सेक्शन अपन ने ले लिया है। अब अपने इस पर्टिकुलर एंगल सेक्शन के लिए क्या करेंगे, बोल्ट की डिजाइन, कनेक्शन की डिजाइन। स्टेप 2 था अपना, स्टेप 2 जो है वो कनेक्शंस। कनेक्शंस के लिए भाई टीयू की वैल्यू दे रखी है 225 किलो न्यूटन। तो इतने फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, M20 mm का बोल्ट अपने को कंसीडर करना है। ग्रेड है 4.6 और इसकी बोल्ट वैल्यू और बोल्ट स्ट्रेंथ। ओके तो बोल्ट स्ट्रेंथ निकालने के लिए अपने को VDB निकालने के लिए मिनिमम ऑफ दी VDSB शियर और VDPB बियरिंग के अंदर। तो इसकी वैल्यू जो VDSB है उसके लिए FU डिवाइडेड बाय √3 गामा M1 NN ABN था, क्या था ANB AN और NS और ES KSB। है ना, B यस नहीं सर। था, NN और AN। और VDPB क्या था 2.5 K into D into T मल्टीप्लाई बाई FU डिवाइडेड बाई गामा M1। KB थी K मिनिमम ऑफ दी E E नॉट, डिवाइड बाय हाँ 3 नॉट, P नॉट बाई 3 नॉट माइनस 0.25 और FY अपॉन FU और 1 इनसे मिनिमम। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सीधा फाइंड आउट करना। और मेरे को तो वैल्यू डायरेक्ट याद रहती है क्योंकि मैंने बहुत M20 ग्रेड का बोल्ट जो है, जब भी आपको इस टाइप की वैल्यू याद रखना अब की बार, क्योंकि अपन नेक्स्ट कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर, तो उसके लिए ये इतनी वाली ये सारी वैल्यू है ना, फॉर्मूला लिख के और फटाफट कैलकुलेट कर देना। ओके तो ये सिंगल सीयर में इसकी बोल्ट वैल्यू आती है, ये आती है लगभग 91 के आसपास, ये आती है 45 किलो न्यूटन के आसपास, अपन ने कैलकुलेट भी की थी एक बार। तो VDB जो है वो डायरेक्टली 45.27 किलो न्यूटन आता है ये। यस ओके सर। तो अब अपने पास में बोल्ट की स्ट्रेंथ आ गई, तो नंबर ऑफ बोल्ट, बोल्ट की भी डिजाइन हो रही है, नंबर ऑफ बोल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है अपने पास 45 और टोटल अपने को बियर करना है 225। यस और नो, कितना है नंबर ऑफ बोल्ट, 5। यस सर। नंबर ऑफ बोल्ट अपने पास में आ गए 5। ओके और इन बोल्ट का ये वाले वैल्यू है ना, E नॉट अपॉन 3 D नॉट आ जाएगा 22 mm। E नॉट लेना है 1.7 टाइम्स ऑफ दी D नॉट, ये लगभग 33 के आसपास आता है, 33 mm के आसपास। ये अपन को स्टैंडर्ड जो पिच की वैल्यू 2.5 टाइम्स ऑफ दी D ऑफ द डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो ये लगभग 50। ओके तो ये अपन को लेके चलना है, ये सारे जो क्लॉज जो बता रहा था मैं, एंड डिस्टेंस के लिए, एज डिस्टेंस के लिए, पिच के लिए, ये सारे क्लोज आने के बाद में अपन क्या करेंगे, नाउ वी कंसीडर एंगल सेक्शन ले लिया और इस एंगल सेक्शन का नियम है ISA 90/90 और 8 mm थिकनेस का। और अपन ने 5 बोल्ट जो है वो डिजाइन कर दिए, 5 बोल्ट को मैंने क्या कर दिया डिजाइन। ओके 1 2 3 4 5 हो गए। 5 बोल्ट को डिजाइन करने के बाद में मेरे को अब क्या करना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और इस पे ट्यू लग रहा है, 225 किलो न्यूटन। तो अब मेरे को पता है, मैंने पिच कंसीडर की है कितनी, 50 mm मिनिमम, क्योंकि 2.5 ऑफ दी डी, तो 2.5 ऑफ दी 20 mm करोगे तो 50 mm आएगा। ओके
एज जो डिस्टेंस है वो ई नॉट मैंने 1.7 टाइम्स ऑफ द डी नॉट किया तो 33 mm. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट 34 mm आएगा लगभग, कितना 33 mm आएगा डी नॉट से करोगे तो 22 मल्टीप्लाई बाई 1.7 कुछ इस टाइप से आएगा, ई नॉट हो गया। अब आते हैं, ये जो बोल्ट है वो इस 90 mm के कौन से जगह लगाएंगे, मींस इसका जो सेंटर लाइन ऑफ द बोल्ट है वो मैच होना चाहिए किससे, टीयू से। और टीयू कब लग रहा है, टीयू ऑलवेज ऑन दी सेंटर लाइन ऑफ दी एंगल सेक्शन, मींस ये आपका एंगल सेक्शन है और इसका जो सीजी जो है ये वाली लाइन, इस सीजी यहाँ पे लाई करता है और ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है गॉज लेंथ, ये जो गॉज लेंथ है जी, ये वाली वैल्यू कहां से फाइंड आउट करोगे, तो ये वाली फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में वापस स्ट्रक्चरल हैंडबुक में क्या दे रखा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन 90/90 8 mm जो एंगल सेक्शन है उसकी डिटेल। चले उधर, यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अपन ने अभी कौन सी वैल्यू कंसीडर की थी, 90/90 और 8 mm उसकी थिकनेस थी, और अपन ने कंसीडर भी कर लिया 13.79। अब आते हैं इस फिगर पे, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, ये रहा। इस फिगर में देखो, इस फिगर में ये एंगल सेक्शन को किस तरह डिनोट कर रखा है कि एंगल सेक्शन के ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो वाई वाई, और इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्सिस एग्जिट कर रही है वो है वीवी और यूवी। ये भी है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए काम आता है फॉर पर्टिकुलर इसकी मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट, पॉइंट मेरा ये है कि इस वाली एज से इसकी डिस्टेंस को इन्होंने बोला है सी वाई वाई, और इस वाले एज से इसकी डिस्टेंस को बोला है सी एक्स एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं वापिस सेम टू सेम, ये है आपका एक्स एक्सिस, इसका सीजी लाई कर रहा है यहाँ पे, और इस सीजी से ये वाली लाइन गुजर रही है वाई वाई एक्सिस। अब आते हैं अपन पॉइंट पे, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो है सी वाई वाई, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है सी एक्स एक्स, क्योंकि अपना इक्वल एंगल सेक्शन है, इक्वल एंगल सेक्शन अपन ने कंसीडर किया, तो सी एक्सेस और सी वाई वाई क्या होगी, सेम वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर इस एंगल सेक्शन के लिए स्ट्रक्चरल हैंडबुक में जाके और सी एक्स एक्स और सी वाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे भाई, ये रहा अपना 90/90 और 8 mm, सेकंड रो कंसीडर करना है। सेकंड रो में जाते सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी एक्स एक्स और सी वाई वाई वैल्यू की वैल्यू दे रखी है किसके अंदर, सेंटीमीटर में, यस और नो? यस सर। तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू दे रखी है, और अब अपन आगे बढ़ेंगे किस तरह, यहाँ पे 90/90 मल्टीप्लाई बाई 8 mm, 8 mm को इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितनी वैल्यू आई, कितनी मेंशन 25 यहाँ पे 2.51 और 2.5 mm अपन या हाँ, सी एक्स एक्सेस और सी वाई वाई इक्वल टू 2.51 सेंटीमीटर, और इसको कंसीडर करोगे तो 25.1 mm। ओके, तो इसका मतलब आपको जो बोल्ट है वो लगाने, यहां से जी डिस्टेंस जो है वो है 25.1 mm। ओके, अब अपने पास में वापिस प्रॉब्लम होगी कौन सी, एनालिसिस प्रॉब्लम, जो कि मैंने जस्ट इससे प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंसीडर किया था उसमें सॉल्व कराया था। कैसे, ये है बोल्ट 1 2 3 4 5 नंबर बोल्ट, और
इसकी जो सेंटर लाइन जो है इसके सामने फोर्स लग रहा है TU, और ये जो टोटल एज जो लेंथ है वो 90 mm, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो है 25.1 mm, और ये जो बोल्ट के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी भी ये है 33 mm, और ये 50 mm का बोल्ट, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ द 50 mm ये डिस्टेंस। ओके, और ये कनेक्ट है किससे, ये मान लो गजेट प्लेट से कनेक्ट है, और इसका जो एज जो था ये इस टाइप से 90 mm जो एज है इसका, ये यहाँ पे बोल्ट की लोकेशन। ओके, अब अपने को इस ये जो डिटेल अपन ने ये ड्रॉ कर दी, मतलब आपका ये फाइनल डायग्राम है अभी कनेक्शंस का, डिजाइन हो गई है। अब इस डिजाइन को चेक करना है, और डिजाइन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। वापिस क्या निकालना है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, टी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, TDG भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, TDN भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, TDB फाइंड आउट करने का। ओके, तो ये इसका जो ये सेकंड जो पार्ट है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मेरे को करके गूगल क्लासरूम में भेज देना। अभी मैं लिंक क्रिएट कर देता हूँ, जो उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको भी भेज देना मेरे को, और ये वाला भी पोर्शन भेज देना। ओके, और सबसे लास्ट में एक वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। स्टेप नंबर जो 6 है वो है चेक फॉर डिफ्लेक्शन और स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, तो के की वैल्यू अपन स्टार्टिंग में कहा था 350 से, लैम्डा की वैल्यू सॉरी, लैम्डा की वैल्यू 350 से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 350 है, और लैम्डा इक्वल टू होता है KL डिवाइडेड बाय R। के जो फैक्टर होता है वो स्लेंडरनेस फैक्टर होता है। स्लेंडरनेस फैक्टर ये एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेंबर है वो फिक्स्ड है, जो कॉलम में केस होते थे ना, और ये अगर नॉर्मली हिंज है तो उसके केस में के की वैल्यू क्या क्या लेते थे, 0.5 और 1 2 टाइम्स ऑफ दिस के केस में, तो ये सारा के फैक्टर है। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि दोनों जो रूफ में, तो रूफ ट्रस के अंदर जो मेंबर जो होता है वो पिन जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, पिन जॉइंट होता है, तो उसके लिए एल जो है के की वैल्यू जो है वो 1 ही है ना। Yes. केस तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय R। अब बच्चा रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन R जो है वो है स्क्वायर रूट I बाई A। ओके, ये फाइंड आउट नहीं करना है, वापस अपने को जाना है स्ट्रक्चरल हैंडबुक नंबर 1, 80 बाई 80, 8 mm थिकनेस, और ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको नेक्स्ट इसका जो पेज है उसमें R की भी वैल्यू दे रखी है, और इस वाले केस में आपको R लेना है RXX और RYY, ना कि RUV और RYV, क्योंकि एरिया ऑफ इनर्शिया जो ले रहे हैं वो इसमें से जो मिनिमम जो होगा IXX वो कंसीडर करना है। ओके, तो इन तीनों में से देखो सबसे मिनिमम जो है IXX और IYY के अबाउट अपन ने सेंटर लाइन ओरिएंटेड किया है, तो IXX क्योंकि इक्वल एंगल है तो इक्वल एंगल में IXX और IYY जो है दोनों बराबर होता है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन को फाइंड आउट करना क्या था, ISA 90 बाई 90 और 8 mm अपन ने थिकनेस ली थी। सेकंड रो कंसीडर करना है, सेकंड रो में RXX और RYY की वैल्यू कितनी है, 2.75 सेंटीमीटर। यस और नो, कहाँ है? ये देखो ISA 90 बाई 90, सेकंड रो 8 mm की थी, ठीक ही नहीं थी, ये रही 90 बाई 90, सेकंड रो कितनी 8 mm की, Yes. तो 90 बाई 90 mm सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो में जाना है, और RXX ये वाला कॉलम पकड़ना है, ये कॉलम पकड़े हो, और सेकंड वाले में कितना है 2.75, ये वाली वैल्यू है ना। Yes, sir. ओके, तो इस तरह अपन को
2.75 centimeter, that means 27.5 सेंटीमीटर. ओके, ये आ गई R. और L की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3 मीटर. तो 3 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो mm में आ जाएगा. लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3000 डिवाइडेड बाय 27.5. कितना है ये वैल्यू? एक्चुअल में R की जो वैल्यू है ना, वो लीस्ट रेडियस लेते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन. अब इसमें लीस्ट वैल्यू एक बार मैं वापस कंसीडर देख लेता हूँ. लीस्ट वैल्यू कुछ और थी ना? लीस्ट वैल्यू RVV, RUV. तो RVV जो है वो लीस्ट वैल्यू है ना? यस और नो? यस सर. तो RVV जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक्सिस के अबाउट ये तो अपन को कंसीडर करना है. वापस ध्यान से देखो. ये माइक थोड़ा म्यूट करना. 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर. तो मिनिमम जो होगी R मिनिमम जो है RVV वैल्यू होगी, और वो होगी 70.5 mm, क्योंकि उसके अबाउट वो कभी भी बेंड कर सकता है. ये आगे कॉलम सेक्शन में और देखेंगे अपन इसके बारे में. अभी के लिए जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो प्रोसीजर याद रखो. तो नाउ लैम्डा इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय मिनिमम लेंथ 17.5. कितना है आंसर? 171.42. 1.42. 1.4. Now lambda is less than 350. यस सर. तो मतलब चेक फॉर डिफ्लेक्शन मींस इट इज सेफ इन दी डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन के अंदर ये सेफ है. ओके. तो अब जो आज का जो असाइनमेंट है, एक तो ये डिजाइन का क्वेश्चन जो है वो पूरा करके लाना है. ओके, पूरा बोल्ड डिजाइन, पूरा एकदम प्रोसीजर जो बताया है. फाइनल यहाँ पे आपको चेक भी करना है, ये वाला पोर्शन भी कवर करना है. ये वाला पोर्शन है ना, ये भी आपको करके लाना है. ओके. यस सर. तो ये तो हो गया डिजाइन के क्वेश्चंस. ये पूरा क्वेश्चन मेरे को वहां पे सबमिट करना गूगल क्लासरूम में. अभी डाल देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके. और एक क्वेश्चन और करना है आपको. मेरे को दोनों असाइनमेंट कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो के बाद में दे देना. मतलब 4th असाइनमेंट 4 जून को सबमिट करा देना. 4 जून को मॉर्निंग 10 AM. ओके, ये दोनों असाइनमेंट जमा करा देना. तो इसका सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो है, आपको अब की बार क्या कंसीडर करना है कि सेम क्वेश्चन में 60 mm जो है वो कनेक्टेड है. आया समझ में? अब की बार क्या होगा, आपकी 60 mm जो वाला है एज वो कनेक्ट है. ओके सर. ओके. उसके अंदर बस क्या करना है, जी की वैल्यू चेंज कर देंगे. जी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रखी है. तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा असाइनमेंट का, एक ये पोर्शन, और पहला जो क्वेश्चन है वो आपको उसका डिजाइन पूरा करके लाना, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, और कोड का नेम, कोड के क्लॉज. उससे क्या होगा, आपकी एकदम तैयारी हो जाएगी एग्जाम के लेवल की. मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो, ईएस का हो, चाहे कुछ भी हो, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल गया तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी कौन सी वैल्यू कहां से आई. अभी तो पता है कि भाई ये डी नॉट इक्वल टू ये ले लिया मैंने 20 mm, फिर उसके बाद में 2 mm जोड़ दिया, तो टेबल नंबर 19 से ऐड करना होता है. ये एक बार क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज कर दो, हर चीज उसमें क्लॉज, स्ट्रक्चरल हैंडबुक नंबर, वहां का पेज नंबर, वो सब कुछ लिख के और उसको अपने नोट्स में रख दो. वो ऐसा एक असाइनमेंट मेरे को सबमिट कराना. ओके, क्लियर? यस सर. Okay. From my side, this class is over. You can now leave.